यस, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आलोक दहिया और स्वागत करते हैं आपका मार्केट के धुरंधर के इस नए एपिसोड में, जहां पे हमारे साथ एक ऐसी प्रोफाइल है जिसको मतलब मैं अगर कहूँ तो मतलब उसने मुझे मुझे मेरे बचपन की याद दिला दी। मतलब व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर एट द एज ऑफ 16 ओनली। मैं एक ऐसी प्रोफाइल, एक ऐसे मिड कैप स्टॉक को लेके आया हूँ जो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा लार्ज कैप बनने की पूरी ताकत रखते हैं। वी हैव मिस्टर अरुण मुखर्जी, जिन्होंने 16 साल की उम्र में, जब लोग यू नो ये भी नहीं समझ पाते हैं कि आखिर करियर को किस दिशा में ले जाना है, उन्होंने पसंद किया इस स्टॉक मार्केट को और आज इस जगह पहुंच चुके हैं जहां पे उन्होंने बहुत सारे मिड कैप और स्मॉल कैप को ढूंढ के निकाला अपने पार की नजर से। और उसमें भी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उन्होंने अपना ये जो करियर स्टार्ट किया, ये जो जर्नी की, इस जर्नी आज हम आप लोगों के सामने आसान भाषा में प्रेजेंट करना चाहते हैं, ताकि आप सब भी सीख पाए कि कैसे इन्होंने अपने ये मिड कैप और स्मॉल कैप की स्पेशल जो जर्नी है, कैसे मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को ढूंढ के निकाला, उस पर हम बात करेंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट आलोक दहिया, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एडिफिकेशन एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, आज की इस एपिसोड को शुरुआत करता हूं और वार्म वेलकम कर रहा हूं अरुण मुखर्जी का। और सबसे पहला सवाल अरुण मुखर्जी से यही है कि सर, आप अपनी अभी तक की जर्नी को हमारे जो भी क्लब मेंबर्स है, जो व्यूअर्स है, उनको बताएं कि कैसे आपकी ये जर्नी शुरू की, क्योंकि 16 साल की उम्र में लोग ढंग से सच में ये नहीं समझ पाते कि करना क्या है। वहां पे आपने इस स्टॉक मार्केट को चुना, कैसे शुरू हुआ सर ये सफर और कहां तक पहुंचे अभी? वेल थैंक्स फॉर हैविंग मी आलोक जी। वेल मैं करेक्ट करना चाहूँगा आपको। मैं तब 16 साल का नहीं था, तब शायद 14 या 15 का ही था तब, क्योंकि आई वाज इन क्लास 8। एंड देखिए, मतलब मैं हुगली से बिलोंग करता हूँ, हुगली डिस्ट्रिक्ट का हुगली टाउन से, जो कलकत्ता से करीबन 80 किलोमीटर दूरी पे है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था। अब वहाँ पे मतलब इट्स मोर लाइक अ सेमी टाउन। तो वहाँ पे क्या होता है कि दी पेरेंट्स दे एस्पायर देयर चिल्ड्रन टू बी प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। उनको मतलब वो ख्वाहिश होती है कि भाई उनके जो बच्चे हैं वो अंग्रेजी में अच्छा दखल ले पाए, अच्छे बात कर पाए। अब आप ही सोचो, मतलब क्लास 6, 7, 8 का एक बच्चा जो सारा दिन खेल कूद में मतलब बिजी रहता था, उसका क्या अंग्रेजी का चस्का, राइट? बट पेरेंट्स काफी स्ट्रिक्ट थे। एंड मेरे डैड, ही वाज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ही इज रिटायर्ड नाउ। तो एक अंग्रेजी पेपर आता था तब, अभी भी आता है, इकोनॉमिक टाइम्स, तो वो लेते थे। एंड उनका ये था कि भाई बच्चा तुम ये पढ़ो, इससे पढ़ के तुम अंग्रेजी सीखोगे, एंड आने वाले फ्यूचर में, आने वाले कालों में अंग्रेजी का एक बहुत ही ज्यादा डिमांड होने वाला है। एंड नो मैटर व्हिच फील्ड यू चूज, ये तुमको लगेगा ही। तो मैं बोला यार ये मैं क्या सीखूं, क्या पढूं मुझे बस वो इकोनॉमिक टाइम्स का नाम ही याद रहता था। बाकी तो मतलब जब तक मेरे पास में डैड बैठा रहता होता था, मैं तब तक वो किताब, वो पेपर खोल के देखता रहता था। मतलब जब वो चले जाते थे तो मैं भी अपने मूड में आ जाता था। तो एक दिन ऐसा हुआ, वो जा ही नहीं रहा था। एंड वो बोला कि पिछले 2-3 महीने से तुम जो भी पढ़ रहे हो इकोनॉमिक टाइम्स, आज तुमको वो बताना है। तो मैं तो फंस गया। अब मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं था। एंड डैड वाज वेरी स्ट्रिक्ट, डैड बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। तो मैं क्या किया कि पेपर को मतलब उलट-पलट के ऐसे ही पीछे से ग्लांस करना शुरू किया। एंड एक जगह पे देखा कि बहुत सारे एक्सेल शीट्स टाइप का कुछ तो था। तो मैं बोला कि पापा, मैं यही सब पढ़ता रहता हूँ सारा दिन भर, पिछले 2-3 महीने से मैं यही देखता आ रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मैथ्स मुझे पसंद है, तो मुझे यही करना है। तो बोला बेटा कि लाइफ में जो भी करो, बस ये चीज कभी नहीं करना। तो मैं बोला मुझे यही करना है। और पता नहीं उस दिन से मुझे क्या चस्का लग गया, मेरे लाइफ ही मतलब बदल दिए। अगले दिन से मेरा स्कूल जाना बंद। एंड मैं ये जो नया चीज मेरे उभर के आया मेरे सामने, जिसका मुझे कुछ अता पता नहीं था, तो उस पे मैं एकदम से टूट पड़ा। गुड, तो गुड। उसी मतलब दिन से मेरे जर्नी शुरू हुई। रिवर्सल पैटर्न उसी दिन से शुरू हो गया। अगर टेक्निकल टर्म में थोड़ा सा बोले कि मतलब पापा ने बोल दिया, इतना होमवर्क दे दिया, तो ऐसा लगा कि अब तो मतलब पापा को बहुत अच्छे से रिप्लाई करना है और शायद इसका रिजल्ट भी आया है। अगर बोला जाए तो उस सब का रिजल्ट भी है कि आज बहुत सारे लोग आपको जानते हैं कि आपने बहुत सारे मल्टीबैगर्स आइडेंटिफाई किए हैं और उसमें बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। और डे बाय डे जितना मेरे पास नॉलेज है आपके प्रोफाइल के को लेकर, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक उसमें से अतुल ऑटो का भी नाम हो या कैपलिन पॉइंट का नाम हो, अगर मैं राइट हूं तो आप
एक्सेप्ट करिए कि ये कुछ स्टॉक्स हाँ आपने जी। ढूँढ-ढूँढ के निकाले और लोगों ने बहुत पसंद भी किए। एम आई राइट? हाँ जी, बट आलोक जी ये सब मुझे उतना खुशी नहीं मिलती, जो मुझे ये मिलता है कि भाई जो लोग मुझे बोला था कि आप स्टॉक मार्केट में ना जाओ, आप स्टॉक मार्केट में ना आओ और एक बच्चा आ गया डूबने के लिए, वही लोग आज मेरे पीछे आते हैं सलाह माँगने के लिए, तो उसी चीज़ का खुशी मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मिलती है उस चीज़ से। मल्टीबैगर्स तो ख़ैर क्या है कि आप अगर 10-15 साल से एक ही चीज़ कर रहे हो, तो आप फिगर आउट कर ही लेते हो कि क्या ऊपर जाने वाला है, क्या नीचे जाने वाला है। क्या है कि मानो मतलब मैं ऐसे बोलूँगा कि काफ़ी लोग मार्केट में शायद 40 साल से है, वो दिन में शायद 2-3 घंटा दे रहे हैं एंड मैं पिछले 14-15 सालों से हूँ, 10, 12, 14, 15 घंटा दे रहा हूँ। तो इन टर्म्स ऑफ मैन इयर्स एक्सपीरियंस आई प्रोबेबली कम वे सुपीरियर क्योंकि यही चाहता है, यही एंटरटेनमेंट है, यही पैशन है, यही सब कुछ है। इसके अलावा आई एम अ कंप्लीट जैकएस मुझे एब्सोल्यूटली कुछ नहीं आता। लेकिन अगर हम लोग मतलब बोले ना उस मोमेंट को अगर ज़ूम इन करें कि जब पापा ने पूछा कि बताओ क्या पढ़ा? एक तो वो डर होता है, जैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट के साथ होता है, जब 2 घंटे का पढ़ाई उसके बाद 4 घंटे का गेम खेलने का टाइम मिलता है ना, तो अमूमन हर बच्चा वैसे करता है। लेकिन वो जो ज़ूम इन पीरियड अगर हम लोग बात करें कि कब आपके मन में ये आया कि आखिर में मतलब अब पापा को जवाब देना है या फिर इकोनॉमिक टाइम्स तो डेली बिक रहा है, इकोनॉमिक टाइम बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं या इकोनॉमिक टाइम बहुत सारे लोग पढ़ के डर के मारे बंद करके रख भी देते हैं। लेकिन फिर वो आपका वो थॉट प्रोसेस क्या है? क्योंकि देखिए हम लोग वापस से बोलना चाहते हैं, हम हमारा ये जो शो है ना, ये शो इसलिए है कि हम लोग भाव पे नहीं भावना पे बात करते हैं। तो भावना ये है कि आपके एक्चुअली उस दिमाग में क्या चला उस समय कि जाना चाहिए इस स्टॉक मार्केट पे? खाली इकोनॉमिक टाइम्स वजह था या कुछ स्टॉक और भी? मतलब स्टॉक मार्केट का मैं ऑनेस्टली अगर बोलूँ तो मुझे तब भी कुछ समझ में तो आ ही नहीं रहा था क्योंकि मुझे वो डर से भागना था मानो या मुझे कुछ आंसर देना था। आप जैसे भी चाहे उसे देख सकते हो। मतलब कितना साल हो गया है उस चीज़ का आज। तो मतलब तब शायद मेरे दिमाग में यही आया था कि प्रोबेबली मुझे मना कर रहा है। तो शायद कुछ है इसमें जो बहुत एक्साइटिंग हो, आने आगे जाके मुझे वो चीज़ क्योंकि मुझे क्या होता है कि जब भी लोग कुछ बोलते थे कि शायद मेरे से ये चीज़ हो नहीं पाएगा, मैं उसको एक पॉजिटिव स्पिरिट में लेके मैं देखता था कि अगर शायद कुछ ऐसा भी है, शायद एक अलग नज़रिया से मैं अगर देखूँ तो मैं उसमें शायद कुछ कर सकता हूँ। तो मेरे में वो आप रेबेल एक चीज़ है, आप बोल सकते हो कि अगर मुझे कोई बोल दे कि ये तेरे से नहीं हो सकता, मैं उसी चीज़ को शायद सक्सेसफुल बना के दिखाई दूँगा। गुड, गुड और इसीलिए आप बहुत सारे यंगस्टर्स के लिए एक इंस्पिरेशन भी है। बहुत सारे लोगों का ये मानना भी है कि हाँ, अरे अरुण मुखर्जी सर जैसे बनना है। बहुत सारे लोगों का मेरे पास ऐसा मैसेज भी रहा है। तो वो जो जर्नी जो स्टार्ट हुआ उसके बाद आज अरुण मुखर्जी अपने आप को कहाँ देखते हैं? एज़ अ मिड कैप, एज़ अ स्मॉल कैप और एज़ अ लार्ज कैप? आप अपने आप को भी कहाँ देख रहे हैं? आपका आवाज़ कट रहा है। आप राइट। फिर से कह सकते हैं क्या? ओके, मैं वापस से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ कि जब आपने वो जर्नी स्टार्ट की, मेरा कहने का मतलब है आज अरुण मुखर्जी अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? वो अपने आप को एज़ अ मतलब वो मिड कैप ही है या स्मॉल कैप है या अभी लार्ज कैप बन चुके हैं? मतलब आपकी वो जर्नी अब कहाँ पे आके है सर? ये मेरा जानने का क्वेश्चन है। देखिए, पहले मतलब मैं कैसे इसको आंसर करूँ एक तो मैं पहले 1 शेयर्स लेता था, अब शायद 5 लाख शेयर्स लेता हूँ या 1 लाख शेयर्स लेता हूँ, तो उसका एक अलग चस्का है क्योंकि तब 1 शेयर्स का भाव मुझे लगता था कि ₹100 है, ₹200 बहुत ज़्यादा था। अब मैं 5 लाख शेयर्स लेता हूँ, शायद मुझे लगता है कि अरे! ये तो बहुत ज़्यादा है। शायद 5-10 साल आगे जाके आप अगर ये सवाल पूछो तो मैं शायद तब 10 लाख या 50 लाख शेयर्स लूँगा। तो ये क्या होता है जर्नी में मतलब आपके एक्सपीरियंस भी कंपाउंड होते हैं और आपके वेल्थ भी कंपाउंड होते हैं। तो उसी का एक ज़रिया है मन में हमेशा से यही एम था कि मुझे 30 के पहले रिटायर करना है। क्योंकि मतलब मेरे हिसाब से अगर जैसे मतलब इंडिया में मोस्टली लोग 60 में रिटायर करते हैं। अब 60 में आप रिटायर करते हो, आपके पास काफ़ी सारा पैसा होता है आप बट आप उस पैसे से लेके क्या करोगे? ना आप लास वेगास जा सकते हो, आपका शायद वो भक्ति चैनल पड़ा रहेगा बाबा रामदेव का और आपके लाइफ्स को पिल्स डोमिनेट करता रहेगा। तो उस पैसे का आप करोगे क्या? एंड आपके नेक्स्ट जनरेशन शायद आपका वो वैल्यू नहीं समझेगा उस पैसे से का, वो बर्बाद कर देगा। तो मेरा था कि मैं 30 तक ही रिटायर हो जाऊँगा, मुझे फिर लाइफ एन्जॉय करना है, मुझे सारा वर्ल्ड घूमना है, जो अभी तो हो ही जाता है क्योंकि मैं वर्कशॉप्स कंडक्ट करता हूँ। तो वही बोल सकते हो कि जो पैशन था, जो ज़रिया था, जो क्लास 7-8 में शुरू हुआ था, आज उसी चीज़ मुझे पूरा वर्ल्ड घुमा लेता है। वो भी फोकट का हो जाता है क्योंकि वही लोग सब कुछ ऑर्गेनाइज़ कर देता है। तो मैं जाके मानो देख के आता हूँ जगह
और उनको भी बोल बच्चन भाषण भी देके आ जाता, वो तो खुशी भी मिलती है और तसल्ली भी हो जाती है कि चलो इक्विटी कल्चर ग्रो कर रहा है। राइट, 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 राइट। तो डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं। सिंस फंडामेंटल एनालिसिस तो सबका मतलब आप समझे कि जब अपने रिसर्च का बात कर रहे हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस एक प्यार है ही। बट सिंस आज का अपना टॉपिक कहीं ना कहीं रिलेटेड है आपके स्पेशलाइजेशन पे, और वो स्पेशलाइजेशन है मार्केट में स्पेशली, मतलब अपने बात करें लार्ज कैप को छोड़कर मिड कैप एंड स्मॉल कैप के ऊपर में। तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप को लेकर जो सबसे पहला प्यार भरा सवाल वो है, वो यही है लोगों के मन में कि आखिर ये मिड कैप और स्मॉल कैप है क्या। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है जैसे भारत रसायन है, शेयर का दाम है 9,500, 9,500, लेकिन वो मिड कैप है। शेयर का प्राइस है 198 आईटीसी, लेकिन वो लार्ज कैप है। तो आप इस लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं आसान भाषा में, ताकि हमारे व्यूअर्स जो ऑडियंस है वो आराम से इस चीज को समझ पाए एज ए लेमैन। और फिर हम लोग उस पर बात करेंगे कि आप कैसे डिफरेंशिएट करके इन तीनों को सेग्रीगेट करते हैं। देखिए, मेरे लिए प्राइस मैटर नहीं करता है, मेरे लिए मार्केट कैपिटलाइजेशन मैटर करता है। मानो जैसे लेमैन में, आम भाषा में, आज हम बोलते हैं कि मुकेश अंबानी इंडिया के वेल्थिएस्ट बिजनेसमैन है या वेल्थिएस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट है। उनका जो वैल्यूएशन है या उनका संपत्ति का जो टोटल परिमाण है, उसको आप कैसे देखोगे? उनका जितना हिस्सा है या उनका जितना शेयर्स है मल्टीप्लाइड बाय रिलायंस का प्राइस या उनके किसी भी लिस्टेड कंपनी का प्राइस, आपको मिल जाता है उनके संपत्ति का परिमाण। मेरे लिए मार्केट कैप एक ऐसी चीज है, मानो जैसे 10 करोड़ का कंपनी या 20 करोड़ का कंपनी या 30 करोड़ का कंपनी। मेरे लिए कोई भी कंपनी जो 100 करोड़ के नीचे मार्केट कैप है जिसका, वही मेरे लिए स्मॉल कैप है। अब 100 से 1000 शायद आप बोल सकते हो कि लार्जर स्मॉल कैप है, अब 1000 से 5000 करोड़ आप बोल सकते हो कि वो मिड कैप है। हर इंसान के लिए ये परिभाषा अलग है। फॉरेन में जैसे बोलते हैं कि 700 मिलियन डॉलर के नीचे कुछ भी कंपनी को हम स्मॉल कैप बोल सकते हैं। अब इंडिया का आईएनआर का वैल्यू 1 रुपया और डॉलर का वैल्यू 75 रुपया, तो कोई मतलब जमीन आसमान का फर्क है। मेरे लिए कोई भी कंपनी का 100 करोड़ या 200 करोड़ के नीचे अगर मार्केट कैप हो, मार्केट कैप मतलब पूरा कंपनी का वैल्यूएशन, प्राइस को आप भूल जाओ, मतलब शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल इक्विटी, एज सिंपल एज दैट, दैट इज कॉल्ड मार्केट कैप और कुछ नहीं। राइट, राइट। तो सवाल जो नेक्स्ट आ रहे हैं वो ये है कि फिर आपके मन में लार्ज कैप, मतलब सिंस इकोनॉमिक टाइम से वो एक जर्नी शुरू हुआ जो कि हाँ चलो जाना चाहिए, तो लार्ज कैप छोड़ के आपको मिड कैप और स्मॉल कैप क्यों अट्रैक्ट किया, मतलब उसके पीछे क्या रीजन रहा? एक तो मैं खुद स्मॉल कैप था तो वो एक बहुत ही बड़ा वजह था कि मैं भी स्मॉल कैप, मैं भी चिंदी, मेरे कंपनीज भी चिंदी, तो उसी हिसाब से वो डेफिनेटली वो चस्का आया। एंड अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो देखो, या रिलायंस हो या टीसीएस हो या इन्फोसिस हो, एक जमाने में तो ये सब स्मॉल कैप्स ही थे, फिर वो बड़े हुए, राइट। एंड मुझे एक डिफरेंशिएटर चाहिए था कि जैसे मानो कोई भी एक्स वाई जेड अगर मार्केट में आ गए, उनको आप बोलोगे कि विप्रो है, रिलायंस है, इन्फोसिस है, वो नाम सुन के पहचान जाएगा। मार्केट में क्या होता है, जो चीज, ये जो मल्टीबैगर वर्ड्स हम बोलते हैं जिसके बारे में हम आगे भी आएंगे, मल्टीबैगर हमेशा सन्नाटे में ही बनते हैं। जो बन चुके हैं लोग उनके बारे में पता है कि अरे यार तो मल्टीबैगर अब बना, बट जो जर्नी उनका भी शुरू हुआ था मेरे ही जैसा, मानो 10 साल पहले, 5 साल पहले, तो मुझे क्या था कि अर्ली स्टेजेस में मुझे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स चाहिए, अच्छी कंपनी चाहिए, क्योंकि उनका वेल्थ क्रिएशन और वेल्थ जर्नी बहुत फास्ट होता है। 10,000 करोड़ से 20,000 करोड़ मतलब 100% ही हुआ, बट 100 करोड़ से 200 करोड़ बेस बहुत छोटा है, परसेंटेज वाइज सेम ही है, बट बहुत फास्ट हो जाता है। तो उस हिसाब से क्या होता है कि जो स्मॉल कैप कंपनी होता है, मतलब दे कंपाउंड एट अ वेरी वेरी फास्ट पेस। एंड अगर आप इनिशियल स्टेजेस में कुछ अच्छे खासे स्मॉल कैप्स कंपनी पकड़ लिए, तो 10 में से आपका अगर 2 भी सही हुआ, तो आपका लाइफ मतलब सुधर जाएगा। हाँ, बट एक रिस्क बना रहता है, और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके भी दिमाग में बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि डर लगता है। पहला तो इंडिया में बोलना ना, अब तो बहुत कॉमन डायलॉग हो गया कि रिस्क है तो रिस्क है, बट विदाउट रिस्क और रिस्क वाली बात करें तो एक
बोलते हैं ना सेंसिबल इन्वेस्टर या सेंसिबल जो भी इन्वेस्टर है या जो आगे बढ़ना चाहते हैं इस माहौल में, मार्केट में, उनके दिमाग में एक नेक्स्ट सवाल आता है कि किस डेटा पे बिलीव करें? मतलब क्योंकि ये जो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, इनके पब्लिक डोमेन में उतने डेटाज़ अवेलेबल नहीं है, मैनेजमेंट से उतना जल्दी से इंटरैक्ट नहीं कर पाते। ये जो आई मीन जो मीडियाज़ है, न्यूज़ वाले हैं, ये भी लार्ज कैप के पीछे भागते रहते हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप के डायरेक्टर्स तक, मैनेजमेंट तक ठीक से नहीं पहुँच पाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमारे ये जो व्यूअर्स हैं, जो सुनेंगे या जो अभी ऑलरेडी सुन रहे हैं, वो कैसे बिलीव करे कि आखिर किस डेटा पे उनको काम करना चाहिए और बिलीव करके आगे बढ़ना चाहिए इन द सर्च ऑफ गुड मिड कैप एंड स्मॉल कैप। वेल इस मतलब इस सवाल का मेरे पास दो आंसर है। एक मेरे जैसा एकदम भयंकर स्ट्रेट फॉरवर्ड, सुन के जो शायद अच्छा भी लगे बुरा भी लगे, और एक आंसर है डिप्लोमेटिक। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं कौन सा आंसर दूं। आप दोनों दीजिए। अच्छा, तो मैं वो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स पे आता हूँ। ये जितने भी टीवी चैनल के एंकर हो, एनालिस्ट हो, बड़े बड़े लोग हो, मैं शायद 80% लोगों को जान ही गया हूँ या जानता हूँ या मेरे नेटवर्क में है। इन सबको स्मॉल कैप्स के चस्का है। ये सारे स्मॉल कैप्स में पैसे डालते हैं, ये सारे मेरे को इन्वेस्टर्स है। बट क्या है कि मानो टीवी में जब आते हैं इन लोग, इनका एक रेपुटेशन होता है। टीवी में भाषणबाजी के लिए एक अलग सा चीज, पर्सनल पोर्टफोलियो एक अलग सा चीज। तो मेरा मतलब ऑनेस्ट आंसर यही रहेगा कि सब स्मॉल कैप्स करते हैं, सबके चस्का है, बट उनका डर है कि पब्लिक डोमेन में अगर वो आ जाए और गलती से भी, जैसे आपने कहा कि स्मॉल कैप्स में तो रिस्क होते ही है, अगर गलती से दाव उलट गया तो सारे रिटेल पब्लिक उनके पीछे आ जाएंगे। तो उस डर की वजह से वो बोल नहीं सकते पब्लिक डोमेन में। बट सारे, मतलब एवरी सिंगल वन, मतलब जिसको भी आप जानते हो या जिसको भी आप टीवी में देखते हो, एवरी सिंगल वन इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप्स। मेरे को इन्वेस्टर्स है, मैं खुद जानता हूँ, मैं उनके पैसे डलवाता हूँ। और अगर डिप्लोमेटिक आंसर मतलब अभी भी मतलब मुझे कहना है, तो मैं बोलूंगा कि रिस्क देखो, रिस्क मतलब रिस्क तभी होता है जब आपको उस चीज का पता नहीं होता है। आपको अगर सब चीज पता है तो काहे का रिस्क ना। मतलब जैसे माने वो शिप होता है, अगर वो नहीं जाएगा समुद्र में तो वो कभी नहीं डूबेगा। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो समुद्र में नहीं जाएगा या क्रूज शिप्स नहीं होगा या वॉयजेस नहीं होगा। तो देखने का तरीका होता है, पहले तो आप कूद के देखो, रिस्क तो सब में है, बट वंस आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो, एज आई सेड कि 10 में से 2, अगर 20% भी आपका सही रहे तो आप कहाँ पहुंच जाओगे। मैं एक मिसाल देना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दे तो। जैसे इंडिया का बेस्ट इन्वेस्टर्स है राकेश झुनझुनवाला। मेरे लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है उनके लिए, एंड ही इज द रियल किंग, द रियल बादशाह, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है। उनके शायद एक्यूरेसी 40% भी नहीं होगा, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। बट क्या है कि एज आई सेड कि 4 कंपनीज उनके पोर्टफोलियो कहाँ लेके चले गए। अगर द बेस्ट इन्वेस्टर ऑफ इंडिया, उनके एक्यूरेसी रेट अगर जस्ट 40% है इन स्मॉल एंड मिड कैप्स, क्योंकि वो उन्हीं में इन्वेस्ट करता है, एंड इफ ही हैज गॉट अ नेटवर्थ ऑफ 20,000 करोड़, तो आप सोच सकते हो कि अगर दाव उल्टा भी जाए, आपका अगर एक्यूरेसी रेट 40% भी हो, तो भी आप बहुत बड़ा बन सकते हो। ऑनेस्टी, हाँ, यस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो आपका ऑनेस्टी वाला आंसर था ना, वो बहुत हद तक रेलेवेंट है भी, सही है, और बस इसमें डर लोगों को ये लगा रहता है कि बहुत सारे लिए रखा है हमने कि यहाँ पे लोग आकर खुल के बात करें, और सिर्फ अब वो जमाना नहीं रहा जहाँ पे आप ऑन द स्क्रीन कुछ और, ऑफ द स्क्रीन कुछ और हम लोग भी पसंद करते हैं उन्हीं लोगों को जो ऑन द स्क्रीन एंड ऑफ द स्क्रीन हमेशा एक जैसे रहते हैं। लेकिन इसमें और एक थोड़ा सा क्वेश्चन में इन्वॉल्व करना चाहता हूँ कि ठीक है, आई एग्री कि यस, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में एक ताकत है। बड़े बड़े पोर्टफोलियो वाले जो लोग हैं जिनके रिजल्ट को देख के अब हम उनके फैन बन गए हैं, तो उनके पीछे भी एक फेलियर स्टोरी रहा है। लेकिन ये आखिर में ये जो मिड जिसका डेटा, तो आपके पॉइंट से हम उनका डेटा या हमारे जो नॉर्मल नॉर्मल इन्वेस्टर्स है, मैं बार बार बोलूंगा नॉर्मल और रिटेल इन्वेस्टर्स है जो जॉब कर रहे हैं और डर के मार्केट भी कर रहे हैं, इस दिन में सिर्फ 1-2 घंटा निकाल पाते हैं ट्रेडिंग के लिए ढंग से या इन्वेस्टमेंट रिसर्च के लिए ढंग से, तो ऐसे लोग इन टाइप के मिड कैप और स्मॉल कैप को कहाँ सर्च कर पाए? कोई ऐसी जगह जहां पे जाकर वो इन टाइप की कंपनियों को देख पाए, समझ पाए और उनके डेटा पे बिलीव कर पाए।
तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? बहुत सारा इसमें आंसर्स है। पहले तो देखो माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे इन्वेस्ट करना है। क्या है कि मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, जो शायद मार्केट में काफ़ी सालों से है, बट दे आर वेरी, वेरी रिस्क एवर्ट्स। तो शायद मतलब वो बड़े कंपनी में पैसा डालते हैं क्योंकि उनका जो नज़रिया है कि ये लाइफ में ये जंक्चर में आके आई प्रोबेबली कांट अफोर्ड दैट रिस्क। आप अपने लाइफ में कहाँ पे हो दैट आल्सो मैटर्स अ लॉट। मैं उन लोगों को ही सलाह दूंगा स्मॉल या मिड कैप्स में जो शायद 40 के अंदर हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि क्या है कि if you are young you have got that risk taking ability, you can be adventurous and आपको वो सूट भी करता है। बट अगर आप 45-50 उसके ऊपर जाते हो तब आपको क्या चाहिए कि पोर्टफोलियो कंजर्वेशन भी हो और पैसा भी थोड़ा बहुत बन जाए जो शायद अपना इन्फ्लेशन को बीट कर पाए, अपना बैंक के फिक्स डिपॉजिट रेट्स को बीट कर पाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई स्मॉल मिड कैप्स पहले भूल जाओ। पहले आप देखो कि आप लाइफ के किस दौर से गुजर रहे हो। अगर आप 20 के हो, 30 के हो तो डेफिनेटली आप स्मॉल मिड कैप्स पे जाओ क्योंकि अब अगर आप वही आपका रिस्क नहीं लोगे तो कब लोगे लाइफ में। राइट। एंड डेटा का जहां तक सवाल है, बहुत सारे डेटा है। मतलब इंडिया में आई फील अभी 20% कंपनीज तो अ, हर क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद अपना कॉन्कॉल करते हैं। उसके बाद उसका कॉन्कॉल ट्रांसक्रिप्ट आता है। मोटा मोटी 80% डेटा तो मिल ही जाता है। फिर एनुअल रिपोर्ट्स है, कंपनी की वेबसाइट है, फिर रिसर्च रिपोर्ट्स होते हैं। एंड काफी सारे लोग हैं, काफी सारे फोरम्स है जो अभी स्मॉल मिड कैप्स को लेके उभर के आ रहे हैं सामने, वो भी देखा जा सकता है। बट वही आलोक जी, पहले माइंडसेट होना चाहिए, नहीं तो ये सब फिजूल की बातें हैं। राइट, परफेक्ट, परफेक्ट। तो जब अपने माइंडसेट बनाते हैं, मतलब सबसे अच्छा तो ये हुआ कि आपने इसको एज के साथ, जो जिसको आप लोग बोले कि टोटली फाइनेंशियल प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने आंसर दिया कि आप अपने एज के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट को चूज करिए कहीं ना कहीं, कि अगर आप यंग एज में हैं तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप इज योर चॉइस, और अगर आप एक हायर रेंज में है एज के, तो वहां पे कहीं ना कहीं फिर आपको एक मतलब सेफ सेफ प्ले करना चाहिए कहीं ना कहीं। बट राइट। इस चीज में अगर अगर हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़े, मतलब जैसे हम लोग सुनते हैं कि किसी भी कंपनी का जब रिसर्च करते हैं तो उसमें टॉप डाउन अप्रोच होता है या फिर बॉटम अप अप्रोच होता है। तो लोग सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि मिस्टर अरुण मुखर्जी कौन सा तरीका अपनाते हैं और कैसे उसके ऊपर वर्क करते हैं। देखिए मैं तो शायद कितना होगा 500 कंपनी से ज्यादा मिल चुका हूँ इंक्लूडिंग लिस्टेड एंड अनलिस्टेड, क्योंकि मुझे लगता ही था कि ये जो ऊपरी ऊपर आता है चीजें, इसके भीतर मुझे झांकना है देखने की मैं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में असली चीज क्या होता है। एंड आपको तो पता ही है कि मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ। मुझे लगा था कि वो मतलब किताब के बकवास चीज ना पढ़ के मैं अगर सीधा अंदर घुस जाऊं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और कंपनी से मिलके उनके लेबर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट मिड लेवल मैनेजमेंट सबसे मिलकर कनेक्शन बनाकर अगर उनसे जान सकूं कि क्या होता है असली चीज, वो शायद मेरे बहुत काम में आएगा। तो वही चीज है कि टॉप डाउन बॉटम अप ये सब सोफिस्टिकेटेड एक्स्ट्रावागेंट बकवास चीजें हैं, ये सब में जाना ही नहीं चाहिए। अगर कोई कंपनी है, मानो जैसे आप अपने घर में क्या यूज करते हो, सबसे पहले तो आप वो देखो। काफी लोग एस्ट्रल के पाइप्स यूज करते हैं, काफी लोग हेवेल्स के फैन यूज करते हैं, काफी लोग ब्लू स्टार के एसी यूज करते हैं, काफी लोग सिम्फनी के कूलर यूज करते हैं, तो काफी लोग सेरा के बाथरूम एक्सेसरीज यूज करते हैं। यही सारे कंपनी तो सबसे ज्यादा वेल्थ बनाए। तो अब बाकी रिसर्च भूल जाओ। अपने घर में जो डाल रहे हो वही पैसा अगर आप उन्हीं शेयर्स में डाल देते तो आपका 10-100 गुना कब का बन चुका होता। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, वैसे रिसर्च आल्सो बिगिंस एट होम। बस आपका वो दिमाग और आंख खुला रखो और देखो, ऑब्जर्व करो कि आप घर में क्या ला रहे हो और क्यों ला रहे हो, दूसरे कंपनी आप क्यों नहीं ला रहे हो। वो भी तो एक रिसर्च ही हुआ ना। मार्केट राइट। में आलोक जी सबसे बड़ा जो मुसीबत है, कॉमन सेंस इज मोस्ट अनकॉमन। या। तो वो चीज अगर लोग जब तक उसी चीज को नहीं सोचेगा तब तक कुछ नहीं होगा। जैसे मानो मेरे काफी सारे दोस्त हैं जो एचडीएफसी बैंक में काम करते हैं, कैसा अकाउंट जो भी हो रहा है, जितने क्लाइंट आ रहे हैं, उनको सब कुछ पता है। वो मेरे को कॉल करेगा और पूछेगा यार अरुण, मैं एसबीआई की शेयर्स खरीद सकता हूँ क्या? मतलब क्या फिजूल की बात है, राइट? हाउ क्रैप इज दैट? आप यार एचडीएफसी बैंक के इतने एफिशिएंट प्राइवेट बैंक के सब कुछ जानते हो, आपका उसमें भरोसा नहीं है। आप ऐसे एक इनएफिशिएंट बैंक के पीछे पड़े हो जो वेल्थ शायद क्रिएट किया ही नहीं और शायद ना कभी करेगा। क्या मतलब हो ही सकता है ऐसे? मैं वही बोल रहा हूँ कि आपके जो खुद का जो कॉम्पिटेंस है, पहले वो भी तो सोच लो। हर एक इंसान का टैलेंट होता है, हर एक इंसान का नजरिया होता है, हर एक इंसान का कॉम्पिटेंस होता है। आप उसी में रिसर्च करो। ऐसे जैसे मैंने आपको 5-6 से मतलब घर के चीजों का मतलब मिसाल दिया, ये तो सबके घर में होता है।
फिर भी वो लोग शेयर्स नहीं खरीदते, वो अपने दोस्त के पास जाते हैं, अपने ससुर के पास जाते हैं, अपने पड़ोसन के पास जाते हैं, कौन से शेयर्स वो पूछने के लिए। एग्री। ये वाला स्टेप जो आपने बताया ऑनेस्टली बहुत बहुत ही फ्रूटफुल और यूजफुल भी है। बट उसके बाद मान लीजिए कि कुछ कंपनियां हैं जो हमारे आसपास भी है, जैसे आपके एग्जांपल को थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, यस खादिम भी एक लिस्टेड कंपनी है, हुँ, बट खादिम माइट भी वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहा जैसा करना चाहिए था या उम्मीद। तो ये पहला स्टेज हुआ कि हम आसपास देख ले। बट दूसरे स्टेप पे क्या करना चाहिए, वो आसपास जो दिख रही है, आई एग्री विद द सेरा, आई एग्री विद द ब्लू स्टार, ऑल आर गुड। बट कुछ तो ऐसी भी हैं जो जिनका परफॉर्मेंस वो नहीं हो पाता, मतलब फिर वो घर पे अगर कुछ अच्छी चीजें हैं तो घर पे स्क्रैप भी पड़ा रहता है। तो कुछ कंपनियां जो स्मॉल कैप एंड मिड कैप, क्योंकि ये सवाल मेरा नहीं है, ये आम जनता का सवाल है, उनके इस दिमाग में ये है कि यस सर, सर ने जो बोला एकदम सही बोला, लेकिन स्मॉल कैप एंड मिड कैप में कुछ शेयर्स तो चलिए मल्टीफोल्ड हो रहे हैं, लेकिन कुछ स्क्रैप भी हमारे घर में पड़े हैं और वहां से चैरिटी मतलब स्टार्ट नहीं हो सकता, या मतलब कुछ अच्छा काम स्टार्ट नहीं हो पा रहा। तो मान लीजिए सिलेक्ट कर लिए कि यस खादिम भी एक कंपनी है जो लिस्टेड कंपनी और हमारे आसपास है, बट उसका परफॉर्मेंस नहीं है वैसा, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, मतलब सेकंड स्टेज क्या होना चाहिए आपके पैरामीटर का, अगर हम लोग आसपास देख ले तो। सेम चीज जैसे चैरिटी बिगिंस एट होम मैंने कहा, उसके बाद क्या होता है, जैसे हम सारे घर में बच्चे होते हैं सबके, और वो स्कूल में जाते हैं, फिर उनका रिजल्ट आता है, तो ऑब्वियसली उनका रिजल्ट्स भी देखना चाहिए। घर में जितने भी सारे चीजें हैं, सारे कंपनी के रिजल्ट्स पढ़े हैं उनके एनुअल रिपोर्ट में, आप वही जान के देखो कि पिछले 5 साल में, पिछले 3 साल में, पिछले 10 साल में क्या किया। अगर आपको लगता है कि उसमें ग्रोथ आया तो आप फर्दर रिसर्च करो। मेरे कहने का मतलब यही था कि आपके लिए ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ये कंक्लूसिव नहीं है, बट आपको वो दे देता है डायरेक्शन कि आप ये सारे कंपनी में रिसर्च कर सकते हो। फिर आगे जाके देखो कि कौन सा कचरा है या कौन सा जेम है। राइट, राइट, मतलब वो दिवाली का सफाई के समय जो माहौल होता है ना, वैसा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि दिवाली के समय जैसे करते हैं ना लोग कि कौन सा काम का है और कौन सा बेकार का है, उसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। रिजल्ट्स के लिए भी जा सकते हैं, बट नेक्स्ट सवाल एक रिटेल इन्वेस्टर का वो आ रहा है कि सर इतना टाइम नहीं है कि एक एक कंपनी का एनुअल रिपोर्ट चूज करें, ये उनका नॉर्मल सवाल है। हमारे पास कुछ सॉल्यूशन है कि कम समय होके भी वो किसी कंपनी को ट्रैक कर सके या उसको वॉच, मतलब कैसे उन ऐसी कंपनियों को ट्रैक करें जब बहुत ज्यादा टाइम ना हो उनके पास रिसर्च के लिए। जुनून चाहिए आलोक जी। अगेन मतलब अगर स्मॉल कैप्स में सच्ची में बहुत पैसे बनाना है या अच्छा खासा पैसे बनाना है, तो उनको टाइम तो डिवोट करना ही पड़ेगा। और ये टाइम के बातें मैं तो बिल्कुल ही नहीं मानता हूँ। आप दिन में 1 घंटा दो, हफ्ते में 3-4 घंटा निकालो, आप कुछ भी कर सकते हो। आप वो फिजूल के मूवीज में ना जाके, आपके वो ड्रिंक दारू पार्टी में ना जाके, अगर आप अपनी कंपनी के बारे में रिसर्च करोगे, आपके लिए वो बहुत फायदेमंद साबित होगा। तो वो टाइम का बात तो मैं बिल्कुल नहीं मानता। अगर आप प्राइम मिनिस्टर भी हो, शायद आप फिर भी टाइम निकाल ही सकते हो। जब आप फ्लाइट में जाते हो, आपके पास तो ऐसे भी 2-3 घंटा तो पड़ा होता ही है। आप पढ़ लो उनके बारे में, कौन आपको रोक रहा है? राइट, राइट। और ऐसे में मतलब एक और नेक्स्ट हम लोग इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं कि हाँ सर हमने पसंद कर लिया, कंपनी देखी, एनुअल रिपोर्ट देखे, एक फाइनल कंफर्मेशन या फिर पैसा डालने से पहले अभी भी एक झिझक है कि यस अभी पैसा डाल दिया जाना चाहिए या वेट कर देना चाहिए, और अगर पैसा डाल दे तो सबसे बड़ा जो इंडिया में प्रॉब्लम है, मैं क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम बोल रहा हूँ, वो प्रॉब्लम ये है कि किसी को सच में लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन नहीं पता। तो लो, आपके हिसाब से वो लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन क्या होगा अगर वो पैसा डालना चाहता है तो? देखिए रिटेल इन्वेस्टर का जो सबसे बड़ा जो मुसीबत है, मतलब मेरे जो ध्यान में या नजर में आया है, वो बैंक में तो पैसा डाल देता है और सोच लेता है कि 9-10 साल में पैसा डबल हो जाएगा। वो मुड़ के भी नहीं देखता। वो मतलब, और वो मानो मार्केट में आ जाता है, एक शेयर्स भी ले लेते हैं, दूसरे ही सेकंड पे वो देखना शुरू कर देता है कि कंपनी कितना भागा। वो बैंक में 10 साल वो खुशी खुशी रख देते हैं पैसा, बट उनको जो असली ओनरशिप मिल रही है कंपनीज का, उनका कोई भरोसा नहीं है कि भाई 5 मिनट 10 मिनट मेरे शेयर्स कितना गिरा, क्यों भागा, वो देखना चालू कर देते। लॉन्ग टर्म की परिभाषा यही है कि भाई 2-3-4-5 साल रखो। आपको डॉक्टर्स बनने के लिए भी तो 5 साल देना पड़ता है, आपको ग्रेजुएट बनने के लिए भी 3 साल देना पड़ता है, किसी भी चीज में आपको एक्सपर्टाइज हासिल करने के लिए 10,000 घंटे का मेहनत करना पड़ता है। और आप सोचते हो कि मतलब आप आज शेयर्स में पैसे डालोगे और कल आपका पैसा बन जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। 3 से 5 साल किसी भी स्मॉल इन्वेस्टर हो या जो भी हो, उनको एक नजरिया देना चाहिए, भाई ये सब छोटे मोटे कंपनीज है, इनको जीने के लिए सांस तो लेने दो। राइट।
परफेक्ट, परफेक्ट। तो ऑडियंस से आ रहा है क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बड़ा पसंदीदा लगा मेरे को, बहुत अच्छा लगा। बोला सर, सर से आप पूछे कोई भी एक स्टॉक का जर्नी, मतलब जिसको आपने उस समय आइडेंटिफाई किया, जो उसको कोई जानता नहीं था बढ़िया से, और कैसे वो आपका प्रोसेस रहा सर, एक छोटा सा केस स्टडी अगर हमारे साथ शेयर हो जाए, और आज वो स्टॉक कहाँ पे दौड़ रहा है। ये रोंगटे खड़ा हो जाता है मेरा समहाउ, क्योंकि मैं उस दौर पे चला जाता हूँ। मतलब मैं 2010-11 में चले जाता हूँ, जहाँ पे ये कैपलिन पॉइंट करके कंपनी है, तभी भी था। मानो हार्डली, जैसे मैं मार्केट कैप बोलता हूँ, पूरा कंपनी मिल रहा था 14 करोड़ में, 14 करोड़ वैल्यूएशन में। प्राइस था उसका 10, एंड उसका जो मेरे लेने का जो मतलब वजह था, वो ये था कि कंपनी के जो सेल्स थे कुछ 50-60 करोड़ के ही थे, बट उनके पास काफी सारा एडवांसेस था। मानो एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स। असली जिंदगी में क्या होता है, आप दुकान जाते हो, आप पैसा देते हो, आपको माल मिल जाता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या होता है, आप कुछ माल लेते हो कंपनी से, कंपनी आपको क्रेडिट देती है 1.5 महीना 2 महीने का। अगर किसी कंपनी आपसे एडवांस लेके माल बाद में देता है, तब मतलब कुछ भयंकर कमाल की चीज कर रहे हो। तो ये सब छोटा सा कंपनी, 14 करोड़ का कंपनी, मतलब वो 20-30-35 करोड़ का उनके पास एडवांस था। मानो ऑलमोस्ट 40% ऑफ देयर पास्ट टॉप लाइन। तो मेरे लिए वो बहुत कमाल का मेट्रिक था, क्योंकि इसी मेट्रिक से मैंने पहले भी पैसे कमाए थे। क्योंकि मेरे कॉमन सेंस में यही आता है कि अगर किसी चीज के लिए आपको एडवांस मिल रहा है, मतलब क्या, आपका एक्सटर्नल फंडिंग का दरकार ही नहीं है। आप कंपनी में कभी डेट भी नहीं लोगे, आप कभी इक्विटी डाइल्यूट भी नहीं करोगे, आप उस एडवांस से अपना वर्किंग कैपिटल आराम से संभाल सकते हो। और अगर आप छोटे स्केल में एडवांस ले रहे हो, तो आप जितना बड़े बनोगे, एडवांस तो और ज्यादा आएगा। तो उसी लॉजिक में मैं उठा लिया था, मतलब कैपलिन के शेयर्स 10 से 20 30 40 हर भाव में उठाया था। एंड 2017 में वही कंपनी 4,500 रुपए पहुंच जाएगा, 10 रुपए की कंपनी। तो मैं जब देखता था ना कि ये क्या हो रहा है, मैं तो खैर मतलब 4,500 के पहले ही बेच दिया था, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा था। मतलब जो 10 रुपए मैंने डाल मतलब लिया था, वो हर दिन 30 40 50 100 रुपए बढ़ रहा था। तो मेरे जो एक्चुअल कैपिटल डाले थे, वो 5-6 गुना डेली का हो रहा था तब। तो इट वाज अ फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस, एंड मैं उनके मालिक को भी काफी बार मिल के आ चुका हूँ। उनको भी खुद स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ पता भी नहीं था, बट उनके जो जर्नी रहा है अमेजिंग हुआ है। एंड कैपलिन, आलोक जी, टू बी प्रिसाइज, पिछले फ्रॉम 2008 टू 2018 वाज द फास्टेस्ट वेल्थ क्रिएटर, फास्टेस्ट, सबसे पहले सबसे तेज। तो दैट हैज बीन अ लाइफ चेंजिंग थिंग एंड जर्नी फॉर मी। तो वो मैं रिलेट करता हूँ कि गलती से भी आगे जाके भी, और अगर कैप्लिन मिल जाए, क्योंकि तब पैसा कम था, अब शायद ठीक ठाक है, और अगर एक कैप्लिन मिल जाए या कैप्लिन के अगर एक 10वीं भी कुछ मिल जाए, तो मतलब शायद दूसरा स्टेज में पहुंच जाऊं। राइट, राइट। तो ऐसे में एक एक और अच्छा सा सवाल है, वो सवाल ये है कि सर, सिंस आप ड्रॉप आउट रहे हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट रहे हैं, तो बाकी वो जो लोग जिनको आज, मतलब बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है, ऐसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं आप एक अच्छे, एक सॉलिड एग्जाम्पल है कि हाँ, फाइनेंस में सक्सेस के लिए वो किताबी कीड़ा बनना ही जरूरी नहीं होता है, वो फॉर्मूला अप्लाई करने वाला बंदा बनना जरूरी नहीं होता है। तो ऐसे में सर कुछ नॉलेजेबल चीज अगर आप शेयर करना चाहें कि वो किस चीज का सहारा लेकर आपकी तरह बन सकते हैं। ये मेरे लिए करियर सजेशन भी होगा। मतलब ये हार्ड लाइफ के स्पेयर्स में ये चीज मतलब चलते होंगे कि मानो मेरे लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री इज वेरी वेरी ओवररेटेड एंड स्किल्स आर वेरी वेरी अंडररेटेड। अब देश भी बदल रहे हैं, अपना जो कलकत्ता का एजुकेशन पॉलिसी भी था, इनफैक्ट दैट आल्सो गॉट चेंज्ड वेरी रिसेंटली। तो अपने पहले जुनून ढूंढो आप, मतलब नो मैटर कि आप क्या चीज कर सकते हो, कुछ भी चीज आप पहले ढूंढो जो ये आपको करना है। मतलब इट शुड बी लाइक योर एंटरटेनमेंट। काफी सारे लोग मुझे बोलते हैं कि यार अरुण, आप 15 घंटा, मतलब मेरे मॉम डैड अभी भी बोलते हैं कि आप 15-18 घंटा मेहनत कर लेते हो। तो मैं सोचता हूँ कि मैं रजाई के अंदर हूँ, मैं सोया हुआ हूँ, घुटनों के बल पे मेरा लैपटॉप है, मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ये काहे का मेहनत हुआ? ये तो मैं खुशी खुशी कर रहा हूँ, ये तो मेरा एंटरटेनमेंट हुआ, ये तो मेरा पैशन हुआ। तो मुझे लगता ही नहीं है, बट बाकी लोगों को लगता है। तो ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे चीज जिससे आपको किक मिले,
जिससे आपको मोटिवेशन आए, जिसको आपको लगे कि मैं सारा दिन इसी में पड़ा रहूंगा और कब सुबह हो कब रात ढल जाए आपको पता भी ना चले, उसी चीज आपको करना है। उसके बाद आता है फिनेंस, स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट, कुछ भी। पहले खुद के लिए कुछ तो सोच लो कि आपको क्या करना है। साइड बाय साइड आप ये डेफिनेटली कर ही सकते हो। एंड मार्केट्स में जैसे कि मानो मैं सबको बोलता रहता हूँ, मेरा एक ये ग्रज भी है, एक गुस्सा भी है मन में कि हर मोहल्ले में 5 सिंगर्स, 20 एक्टर्स, 30 प्लेयर्स, 40 राम जाने फोटोग्राफर्स, प्रोबेबली एक भी मार्केट के बंदे नहीं है। बाकी फील्ड में हर जगह में इतना मानो कंपटीशन है, स्टॉक मार्केट में देयर इज नो कंपटीशन। मैं 100 में लेता हूँ, आप 110 में लेते हो, हम दोनों 500 में बेचते हैं। कभी एनमिटी की सवाल ही नहीं होगा, वो कंपटीशन कभी आएगा नहीं। आप कंपनी के डायरेक्टली हिस्सेदार बन रहे हो, तो आप मार्केट में क्यों नहीं पैसा डाल रहे हो, आप क्यों सिंगर मतलब ये मैं बोल नहीं सकता। ये जो होता है ना आपके मतलब आपके अंदर में वो जो गुस्सा, मैं भड़क जाता हूँ बीच बीच में। मैं काफ़ी मतलब मेरे जो ट्विटर्स में इतने सारे फॉलोअर्स होंगे, ये टेलीग्राम में होते हैं, मैं ये सवाल पूछता रहता हूँ कि क्यों? मतलब ये चीज़ में क्या बुराई है? खैर अभी तो बहुत सारे ये लॉकडाउन बोलो, कोरोना बोलो, काफ़ी सारे लोग मार्केट में आने लगे एंड आई जेनुइनली वांट कि इक्विटी कल्चर इंडिया में और थोड़ा ग्रो करे। क्योंकि 130 करोड़ लोगों में 4 करोड़ डीमैट अकाउंट, ये बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी है। इसी इसी इंफॉर्मेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ, हमारे ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि 130 करोड़ का जनता में हमारे इंडिया में सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट का नंबर्स ओनली 600 के आसपास है, और सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के नंबर 1300 के आसपास है। ये 130 करोड़ की जनता का हाल है। फाइनेंशियल लिटरेसी का जो लेवल है उसको हम लोगों को मिलकर बढ़ाना पड़ेगा। एंड अरुण मुखर्जी इस चीज के ऊपर बहुत बहुत काम कर रहे हैं, एडुकेशन एकेडमी इस चीज पे बहुत बहुत काम कर रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो जुनून जो आप लोगों को अपने आप में जगाना पड़ेगा, क्योंकि ये फाइनेंस जो वर्ल्ड है ना, यहाँ पे भी एक साइकिल चलता है। और बहुत सारे लोग तो अभी बोले ना दिल दिमाग में 1992 स्कैम चल रहा है, और अरुण जी से भी अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को ना वो पिक्चर दिखाई दे रहा होगा कि यस ही इज द नेक्स्ट, राइट। लेकिन हर चीज का एक साइकिल है। मेरा नेक्स्ट सवाल इसी चीज से है, मार्केट का भी एक साइकिल होता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में वो एक डर है कि ये जो मार्च का जो मंदी आया और उसके बाद से मतलब जो गिरावट आया ड्यू टू कोविड, एंड उसके बाद से मार्केट जो शार्प रैली किया, अब वो भरोसा डगमगा रहा है, लोग डर रहे हैं, मीम्स निकल रहे हैं कि मतलब सब कुछ बंद है लेकिन सांड ऊपर पहुंच गया मकान के ऊपर। तो ऐसे कंडीशन में मेरा सिंपल सा एक सवाल है अरुण जी इसके साथ, वो ये है कि आपके नजर में मार्केट साइकिल क्या है पहले तो, और आप कैसे डील करते हैं मार्केट साइकिल को? मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं वही उन लोगों को आंसर करता हूँ कि भाई क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि मेरे लिए कंपनी का ओनरशिप बहुत ज़्यादा मैटर करता है एंड इफ मेरे जो कंपनी मैंने जो शेयर्स लिए हैं, वो अगर ऑपरेशनली अपने हिसाब से ग्रो करते रहे 20-30% सालाना, तो क्या फ़र्क पड़ता है मार्केट नीचे जाए या मार्केट ऊपर जाए? मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। बजाज फाइनेंस जैसे सारे लोग उनके बारे में जानते हैं, मतलब सबको उनके बारे में पता है। बहुत ही बड़ा कंपनी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्लू चिप्स नाउ, 2 लाख करोड़ की मार्केट कैप है या वैल्यूएशन है। अगर मैं पीछे जाऊँ, मतलब यही लेवल्स पे बात करते हैं 2008 में, जैसे आपको पता है कि बजाज फाइनेंस कितना होगा, मतलब 40-50 रुपया में था और मार्केट 2008 के जैन में 21,000 लेवल्स टच किए थे। अब फिर मार्केट 21,000 से आ गया 8,000 और बजाज फाइनेंस भी 40 रुपए से 8-9 रुपए आ गया था। 4 रुपए आ गया था, सॉरी 4-5 रुपए आ गया था। अब वो जो रिकवरी अभी हुई, मानो आप 21,000 से भी देख सकते हो या 8,000 से भी अभी 45,000 देख सकते हो। एक साइकिल साइकिल देखना चाहिए 10-12 साल का, 1-2 साल का साइकिल्स नहीं होती। तो वो 10-12 साल में बजाज फाइनेंस ने वो 5 से 5,000 पहुंच गया, 1000 गुना, एब्सोल्युटली 1000 टाइम्स, नॉट इवन परसेंट। और मार्केट वही 21,000 से भी 45,000 में ही है। तो मार्केट बस डबल ही हुआ परसेंटेज टर्म्स में 12 साल में, जो शायद बैंक के एफडी के पोस्ट टैक्स के भी नीचे आएगा। बट बजाज फाइनेंस हैज बीन व्हाट, उनका सीएजीआर शायद 80-90% होगा ऑन एन ईयरली बेसिस, दैट टू ऑन अ कंपाउंडिंग। तो ये सब फिजूल की बातें हैं। मार्केट कहाँ जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, ये पिछले 15 साल में मैं शायद 15 लाख बार सुन चुका हूँ। ये कितना मतलब ब्रेक्सिट रेक्सिट ये वो, मतलब इतना चीज सुना हूं कि मैं पक चुका हूँ। अगर सब कुछ सुन लेता था मैं, शायद अभी आप मुझे किसी ऐसा लाइन में मिलते। बट ऐस की मैंने कुछ नहीं सुना। मैं अपने स्टॉक्स में, मैं अपने बिजनेस पे ही पैसा डालता रहा एंड वो अच्छे खासे बिजनेस बने, तो मेरा पैसा भी बना, आगे जाके भी यही होगा।
ये जितने भी मार्केट भाग रहे हैं ठीक है, कंपनीज भी भाग रहे हैं ठीक है, जो कंपनी का रिजल्ट अच्छा आएगा वो कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा, जिनका कचरा आएगा वो नीचे गिर जाएगा। राइट। तो कहीं न कहीं अरुण मुखर्जी भी ये बात मान रहे हैं कि आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप कंट्रोल कर सकते हैं मनी मैनेजमेंट, आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि हमारे एथ क्लब का भी एक सोल मोटो है कि आप मार्केट को कंट्रोल करने का कोशिश मत करिए, साइकिल देखना है। बट सर अगर साइकिल कंपनी स्पेसिफिक हो तो फिर वैसा वहाँ पे कौन-सा साइकिल देखना चाहिए? जैसे हम लोग बहुत सारे टेक्निकल वर्ड जानते हैं कि कंपनी का ग्रोथ होता है, मैच्योरिटी होता है, सैचुरेशन होता है, राइट? तो उस कंडीशन में कोई साइकिल वाला फॉर्मूला आप फॉलो करते हैं? जब तक ग्रोथ है बरकरार तब तक रहो कंपनी के साथ, ग्रोथ भाग जाए आप भी भाग जाओ तो वो दूसरे ट्रिगर कंपनी क्या पे देखो। वो सॉरी बट वो ट्रिगर क्या होना चाहिए कि अब कंपनी गया और हम लोगों को भी भाग जाना है? रिजल्ट्स आपको बैन कर ही देते हैं। शायद आप देख रहे हो कि 20%, 30%, 4-5 साल का ग्रोथ हुआ और आहिस्ता-आहिस्ता कंपनी फिसलने लगा। जो पहले गाइड करता था, उसका अंडर डिलीवर होने लगा है। मतलब स्टॉक्स में क्या होता है, जब बहुत ही ओवर वैल्यूड हो जाता है, तभी सबसे ज़्यादा हाइप उपला आता है। मेरे हिसाब से जब सारे लोग चिल्लाने लग जाते हैं, सारे एनालिस्ट फ्रेटर्निटी चिल्लाने लग जाते हैं, कंसेंसस जब बनते हैं, भाग जाओ स्टॉक से तब। राइट, राइट। और तो ये सारी चीज़ों को सुनने के बाद एक सवाल आ रहा है और मेरे को पता है ऑडियंस क्या सुनना चाहती है कि सर कोई ऐसा फेलियर स्टोरी कि इस स्टॉक पे आपने पैसा डाला, अच्छा लग रहा था क्योंकि देखिए हम सब परफेक्ट नहीं हो सकते और शायद अगर बहुत परफेक्ट है तो वो भी एक सवालिया निशान है। बट अगर ऐसा कोई ना कोई तो कंपनी रहा होगा जिसपे उम्मीद बहुत था और वो परफॉर्म नहीं कर पाया और आपको निकलना पड़ा उस स्टॉक से या फिर उस स्टॉक ने एक लंबा नुकसान दिया। अगर ऐसा है तो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं और अगर ऐसा नहीं है तो हमारा और भी बेस्ट विशेष है कि कभी भी ऐसा कंपनी आपको नहीं मिले। मैं तो इंसान हूँ, अगर भगवान भी मार्केट में गलती से आ जाए, तो वो भी शायद बेवकूफ बन जाए, क्योंकि मार्केट इतना ही डायनामिक है और मार्केट सबको जमीन में लेटा ही देता है। अब जितना भी मेरे ये बोल बच्चन अभी आ रहे हैं ना, ये बहुत सारे स्ट्रगल्स के बाद, बहुत सारे फेलियर्स के बाद, मतलब ग्राफ सबको ऐसा होता है। वो मैंने भी देखे हैं, सबने देखे हैं। और मार्केट में अगर आप पहले 5-6 साल अगर आप पैसे बना रहे हो, तो या तो आप जीनियस हो या लायर। तो उस हिसाब से मानो हम एवरेज है तो ऑब्वियसली बहुत सारे, एक ही नहीं मतलब ऐसे सैकड़ों स्टोरीज शायद अपने चले नहीं, जिनका स्टोरी शायद फ्लॉप हो गया। बट क्या होता है कि मानो जैसे मैंने कैपलिन का जो मैं मिसाल दे रहा था, आपका वो लॉस मिनिमाइजेशन भी होता है। आप किसी कंपनी 100 रुपए में लिए, आपका एक मानो टेक्निकल बोलो या फंडामेंटल बोलो, मेरे हिसाब से एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो 40% में आप डाल सकते हो, 50% में डाल सकते हो, 60% में डाल सकते हो। आपका एक कंफर्ट लेवल कि अगर इसका नीचे आ जाए तो मैं काट लूंगा अपना पोजीशन, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा देख लिया। ऊपर में क्या होता है, ऐसा कुछ चीजें है नहीं। आपका जो कैपिटल है वो 100 से ज्यादा, सबसे ज्यादा मतलब जीरो ही हो सकता है। आप एक कंपनी में पैसा डाले, 100 का जीरो हो गया, दूसरे कंपनी में पैसा डाले, वो 100 का 1000 हो गया। आपका कैपिटल तो 200 से 1000 ही हुआ ना, फिर भी आप 5 गुना बना लिए। तो अगर आप एक ओवरऑल पोर्टफोलियो में देखोगे, एज मैंने पहले भी कह रहा था कि 10 में अगर 2 स्टॉक भी ठीक ठाक चल जाए एंड 5-6 स्टॉक अगर ना चले और 2 स्टॉक अगर एवरेज रिटर्न दे, फिर भी आपका सालाना शायद 20-25% बन ही जाएगा। तो कोई एक कंपनी सर अगर केस स्टडी के पॉइंट से शेयर करना चाहे जिसमें मामला उलट गया हो? हाँ, जैसे मतलब ये तो ऐसा हो जाता है कि चलो मैं 2 मिसाल देता हूँ एक साथ, क्योंकि ये एक टाइम पे ही घटा था। एक था जय बालाजी इंडस्ट्रीज और दूसरा था अजंता फार्मा। दोनों को मैंने चुना ये सब रिसर्च रिसर्च करने के बाद, दोनों मुझे लगा कमाल, दोनों मार्केट में था, बट लोगों का उतना ध्यान नहीं था समहाउ। जय बालाजी में क्या था कि 14,000 करोड़ के एक ग्रेडेड कुल छुपा हुआ था, जो मार्केट को पता नहीं था। एंड अजंता फार्मा में क्या था कि मैनेजमेंट चेंजेस हुआ था, बहुत सारे रिस्ट्रक्चरिंग के बाद उनका भी पोटेंशियल बहुत खूब लग रहा था। अब वो अजंता फार्मा तब 200 रुपए में था और जय बालाजी तब शायद कितना 50 रुपए या 40 रुपए में, मतलब अभी मेरे जहन में उसका भाव याद नहीं आ रहा है। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका जो ईगो होता है, पर्सनल ईगो, समटाइम्स इट टेक्स ओवर यू। तो मुझे लगा था कि ये दो कंपनी में किसी एक कंपनी में मैं पैसा डालूंगा। तो यही मतलब हाइंडसाइट में यही मुझे क्या बोलूं, सबसे ज्यादा बड़ा बेवकूफी जो अभी मुझे लगता है कि मतलब मैं सोचा कि मैं 25% डाल दूंगा किसी भी कंपनी में।
इन दोनों में से एक। तो अजंता फार्मा मतलब फार्मा में था, मेरे हिसाब से फार्मा हमेशा रिसेशन फ्री होता है एंड 2008 के बाद एक रिसेशन चल ही रहा था, मतलब वो माहौल था। तो अजंता फार्मा में सोचा यार ये 200 का भाव है, 180 आ जाए तो मैं ले लूँगा। अब वो मेरा नसीब बोलो या मार्केट का डायनामिक्स बोलो, वो 250 भाग गया। तो मैं वेट किया कि अब 200 आएगा तो मैं ले लूँगा। फिर वो 250 का 300 हो गया। मैं बोला यार अब 250 भी आएगा तभी लूँगा, फिर वो 500 हो गया। मैं बोला अब तो इसमें इसको मैं नहीं लेने वाला हूँ, मैं जय बालाजी देखता हूँ। तो जय बालाजी तब भाग नहीं रहा था। तो मैं वो मेरा पूरा 25% कैपिटल जय बालाजी में डाल दिया। अब वो अजंता फार्मा वो भागता रहा, वो 500 का 700 हो गया, मेरा जय बालाजी हिल भी नहीं रहा था। एक 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 न्यूज़ आएगा मार्केट में कि तब अपने गवर्नमेंट चेंजेस भी हुए थे, अगर आपको याद है 2011 में शायद मतलब सीपीएम वेंट एंड टीएमसी केम। तो दे डीएलोकेटेड द कोल ब्लॉक्स एट अ लेटर स्टेज एंड आई लॉस्ट 50% इन जय बालाजी। तो मेरा जो 25% पोर्टफोलियो का था वो 12.5% आ गया। तो मैं बोला वो काट लिया क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस था 50% पे ही था एंड आई सेड कि अगर कोहली इससे निकल गया तो मैं क्या देखूं। और अजंता फार्मा तब अपने लय पे चल रहा था, ऊपर जा ही रहा था। बट मेरे में वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि मतलब मेरा जो क्वांटिटी मिलता 200 रुपए में, वो 800 रुपए में क्या मिलेगा, और मेरा कैपिटल ऐसे भी 25 का तो 12.5 हो ही चुका था। फिर मैं अजंता फार्मा को भूल गया, छोड़ ही दिया कि भाई इसको मैं देखना ही नहीं है, जो और एक मिस्टेक था हाइंडसाइट में। फिर मैं दूसरे कंपनी लिया, शायद उसमें पैसा बना। फिर 3-4 साल फॉरवर्ड में देख रहा हूँ, एक दिन अजंता फार्मा 20,000 रुपए हो गए हैं। तो मैं बोला यार वो 200 रुपए का चीज़ 20,000 हो गया, अगर मेरे 25 के परसेंट कैपिटल में डाल देता, मैं शायद वो लास वेगास में ही सेटल हो जाता। तो वो अलग से एक चीज़ था जो मार्केट्स में आपको होते ही रहते हैं एंड मार्केट मेक्स यू हम्बल ट्रूली। मार्केट में किसी का अगर वो अकड़ आ जाए ना, इगड़ आ जाए गलती से भी, उसका डाउनफॉल तो इनएविटेबल है। पक्का, पक्का। और इसीलिए ना कहीं-कहीं पे बहुत सारे हम लोगों को फाइनेंशियल बिहेवियर जो आजकल इमर्ज हो रहा है डे बाय डे, क्योंकि स्टॉक स्टोरी आर वेरी कॉमन। ये टारगेट, ये स्टॉप लॉस, ये होना, ये रेसिस्टेंस 1, फिबोनाची, ऑल दोज़ वर्ड्स होने के बावजूद भी ना कहीं न कहीं लोगों को अब लगता है कि मनी मैनेजमेंट कहीं न कहीं बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे में अरुण जी, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि मन में ऐसा नहीं आता कि अरे थोड़ा बहुत उस समय अगर अजंता फर्मा में और थोड़ा-सा जय बालाजी दोनों में डाल दिया होता, तो जो व्यूअर्स सुन रहे हैं या देख रहे हैं या देखेंगे, उनके लिए एक सवाल मन में आ रहा होगा कि सर फिर मल्टी कैप को आप कैसे देखते हैं? मतलब हमारा ये जो मनी फ्लो होना चाहिए, वो किस डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न पे होना चाहिए? एक आम आदमी कैसे सोच सकता है इस बारे में? मतलब अगर कोई ऐसा ही सेट कि कोई अगर 30 के 40 साल की उम्र के बीच में हो, प्रोबेबली 40% शुड बी इन स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स एंड द रिमेनिंग शुड बी इन लार्ज कैप्स। कुछ म्यूचुअल फंड्स में भी डाला जा सकता है, कुछ गोल्ड्स के ईटीएफ्स भी लोग खरीद सकते हैं कॉज ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन मेजर्स। कुछ डेट फंड्स में भी पैसा डाल सकता है जो काफी सेफ है। तो अभी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन में कुछ कंट्रोवर्सीज हुआ था, तो उसको मैं आइसोलेटेड मान के ही चलता हूँ। तो एक एक बास्केट बनाना है, मतलब स्टॉक्स में क्या है कि जिसका जितना भूख, उसका मतलब उस हिसाब से ही मार्केट में उसको पैसा डालना है। मैं था क्या था कि मतलब आई हैड दैट एम्बिशन कि मुझे बड़ा बनना है, मुझे अच्छे खासे पैसे बनाने हैं, मुझे नेक्स्ट लेवल में जाना है। और जैसे वो स्कैम में वो बोलता था ना राकेश झुनझुनवाला कि शायद अगले 30-40 साल में मैं बिग बुल बन जाऊं कि मेरा टाइम आ जाए। तो मैं भी अगर गलती ना करूं और मेरे पास जैसे कि उम्र है, अगर ठीक-ठाक कंपाउंडिंग मेरे को भी हो जाता है या मुझे मिल जाता है एंड 20-30 साल फॉरवर्ड मार्केट ठीक-ठाक होता है, क्या पता शायद मैं अभी बिग बुल बन जाऊं। मैं तो इसीलिए बोल रहा हूँ ना, आप अपने आप एक उम्दा वैल्यूड मिड कैप स्टॉक्स है। और उम्मीद करता हूँ और पूरी टीम की तरफ से ये विश भी करता हूँ कि आने वाले टाइम में हम लोग आपको एक बहुत बड़े लार्ज कैप के तौर पे देखें, लोग जाने अरुण मुखर्जी को। लेकिन उन उन सब चीज में जब हम लोग बढ़ते हैं ना, तो फिर बहुत सारे लोगों का एक्सपेक्टेशंस भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और उस एक्सपेक्टेशन में कुछ कुछ सवाल आते हैं जो वो शायद टेक्निकल पॉइंट पे हो। जैसे कि सर अरुण सर से पूछा जाए या जाना जाए कि मार्केट या आई मीन निफ्टी जो है अभी एक बहुत तगड़े पी पे चल रहे हैं, 35-36 के पी के आसपास चल रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे अलार्म बज जाना चाहिए या फिर स्टॉक स्पेसिफिक रह के ही खुशी मनाना चाहिए? इस टॉप पे 45,000 सेंसेक्स पे, निफ्टी अराउंड पी 35 के जगह पे कैसे देखना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे मैं वही मतलब जो मैं पहले भी कहा आपसे कि मैं फिर भी स्टॉक स्पेसिफिक कंपनीज के पीछे ही आऊंगा।
जैसे मानो ये निफ्टी का पी इतना है, आपने कहा काफी सारे पी कंपनीज के पी शायद 20 है, शायद 15 है। तो मार्केट एक अलग चीज है, कंपनीज एक अलग चीज है। 50 कंपनीज निफ्टी को बनाती है, 30 कंपनीज बीएससी को बनाते हैं, बट ये जो कंपनीज है शायद स्मॉल मिड कैप्स, ये इंडेक्स के भीतर आ नहीं पाते क्योंकि उनका मार्केट कैप या उनका जो भी जितना वैल्यूएशन है वो काफी छोटा है, एंड लोग वो सब नहीं देखते। बट आप ही एक चीज बताओ, अगर अपने देश के जीडीपी जो है वो 5-6% के हिसाब से ग्रो करे, एंड ये सारे छोटे मोटे कंपनीज अगर ये 25 से 30% के हिसाब से ग्रो करे, तो ऑब्वियसली दे वुडंट लैक एनी टेकर्स ना। जहाँ पे ग्रोथ वहां पे इंटरेस्ट, एंड मैं बहुत सारे कंपनीज को जानता हूँ, बहुत सारे कंपनीज को क्लोजली देख चुका हूँ, इनके इनसे मिल चुका हूँ, इनके जितने भी लोग हैं रिसोर्सेज सबसे मिल चुका हूँ, एंड ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट में है। शायद आने वाले 5-10 साल इनके लिए काफी मतलब इम्पोर्टेंट होगा, एंड शायद ये नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए तैयार है। बल्कि जो फाउंडेशन ये ले किया वो पिछले 5-6 साल से ही कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट हो या मतलब ह्यूमन के लाइफ में कभी कुछ इमीडिएट नहीं होता है। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है 5-6 साल में। जैसे बोलते हैं ना कि उसेन बोल्ट ने इतना मेहनत किया, और फिर ओलंपिक को ही आप देख लो, आप 4 साल मेहनत करते हो और आपको 10-20 सेकंड का एक मौका मिलता है आपने आपको सबूत मतलब देने के लिए, पहुंचाने के लिए, एक मकाम में पहुंचाने के लिए, राइट? तो मार्केट में भी वैसा है, काफी सारे कंपनीज पिछले 4-5 साल से वो फाउंडेशन बनाते ही जा रहा है, लेयर डालते ही जा रहे हैं, उनका टाइम अब अप है। तो वही चीज है कि मार्केट हो या इंसान के जीवन में हो, एक फाउंडेशन बनाना चाहिए, एक मेहनत करना चाहिए। आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये साले मैं शायद पिछले 5 साल पहले जो मैंने मेहनत करी थी, उसका शायद आज का फसल है। सेम चीज आज जो आप कर रहे हो, शायद 5 साल आगे जाके आपको उसका फसल मिलने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एटलीस्ट मैंने इन टर्म्स ऑफ रियलिटी होते नहीं है। राइट, राइट। एकदम सही है, और यही एक उम्मीद है जिसके कारण से हम लोगों को लगता भी है कि आई मीन मार्केट में पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लोगों को एक मिथ है कि आप स्टॉक मार्केट में आ जाइए और ये एक एटीएम मशीन है, वो भी विदाउट एटीएम कार्ड और विदाउट पासवर्ड, बस आप पैसा आप कुछ भी वहां पे डालिए और पैसा ही आने वाला है। लेकिन इसमें और थोड़ा सा इस चीज को अगर थोड़ा सा डेप्थ में उतरे कि कि भाई लोगों का सवाल है कि हाँ अरुण सर, आपको लगा कि यस ये कंपनी गुड है, तो कोई हिडन पैरामीटर्स अगर आप शेयर करना चाहें हमारे व्यूअर्स के साथ कि कुछ हिडन पैरामीटर्स जिनको चेक करने के बाद अरुण मुखर्जी सर का कन्विक्शन एकदम हाई मोड पे रहता है। सेम जैसे मैंने बोला कि किसी भी कंपनी में, किसी छोटे मोटे कंपनी में आप अगर कंसिस्टेंट एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स देखते हो, मतलब मैं अपना धंधा अपने सप्लायर के पैसे से कर रहा हूँ, जिसको वॉरेन बफेट ने मोट टर्म किया था। काफी लोग यूएसपी बोलते हैं, मैं एक्स फैक्टर भी बोलता हूँ, काफी लोग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी बोलते हैं। वो एक बहुत बड़ा जरिया है। मुझे आप ऐसे एक कंपनी दिखाओ जिसके पास ये है, शायद वो अच्छा करे। ऐसे बहुत सारे हिडन पैरामीटर्स है आलोक जी, बट क्या है कि सब चीज को समझना चाहिए। एक ही पॉइंट को उसको कंक्लूसिव ना माने, उसके भीतर भी काफी सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, वो जाके देखें। तो वैसे में सर कोई स्ट्रॉन्ग ट्रिगर आपके पॉइंट से कि इसके बाद तो मतलब आई एग्री आपकी बात कि हाँ फंडामेंटल्स एक बहुत बड़ा एरिया है वर्कआउट करने का, बट अगर कोई 4-5 पॉइंट्स अगर मिल जाते कि हाँ कम से कम ये 4 पैरामीटर पे ये तो मजा आ जाए या ये समझ में आ जाए कि यस हाँ तो है स्टॉक देख सकते हैं, कोई 4-5 पॉइंट अगर आपके दिमाग में हो तो। 4-5 क्या, मेरे पास तो 400 पॉइंट्स होंगे शायद। मतलब यही मान, चलो कॉमन सेंस के हिसाब से मैं बोलता हूँ ताकि सारे लोग समझे, फाइनेंस डोमेन के अगर ना भी हो। मानो आपके एक पुराना 50-60 साल पुराना कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, किसी भी चीज में सब कुछ ठीक ठाक है, एवरेज बिजनेस है, बट क्या है कि बाप परदादा चलाते हैं, फैमिली मैनेज कंपनी। बट उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको यूएसए भेजा है या बाहर के अच्छे कॉलेजेस में भेजा है, हार्वर्ड में भेजा है या लंदन बिजनेस स्कूल में भेजा है। उनको एक अलग शिक्षा मिलती है वहां पे। वो अपने ऑब्वियसली अपने कंपनी को ही ज्वाइन करते हैं, एंड वो जब ज्वाइन करते हैं उनका जो चलाने का जो स्टाइल है वो बहुत अलग होता है। उनके बाप परदादा शायद कुछ पैसा साइफन ऑफ करते थे, जो सारे मतलब कम या ज्यादा कर ही लेते अपने एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं मार्केट में। वो लोग आने के बाद ये सब बंद हो जाता है। उनको मार्केट कैप की भूख है, क्योंकि यूएस में कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ही हाई बैरियर है वहां पे। वो सब वहां से सीख के इंडिया में अप्लाई करता है, एंड उनके जो कंपनी के रिजल्ट्स है वो भी चेंज हो जाता है। तो
अगर किसी को देखना है तो ऐसे कंपनी देखो जिस कंपनी में नेक्स्ट जनरेशन सभी ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बाद उसको मत खरीदो, ट्रैक में रखो, और जब रिजल्ट्स चेंज होना शुरू हो जाए तब उसको और गहरी तरह से देखो, तब आप शायद ले भी सकते हो और शायद आप उसका स्टोरी शायद चेंज हो जाए। ऐसे मेरे साथ पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट लोग शायद बह जाएगा उसमें। मेरे हिसाब से प्रोसेस सही होना चाहिए। मानो ऐसा भी हो सकता है, मैं सिम्फनी का मिसाल आपको देता हूँ, कमाल का मिसाल है, मतलब ऐसे वेल्थ क्रिएटर इंडिया में बहुत कम ही हुए हैं। अचल बकेड़ी करके एक जेंटलमैन था, विशनरी थॉटफुल, जो 1988 में सिम्फनी करके कंपनी किया था, मतलब खड़ा किया था। तो सिम्फनी एज वी नो कूलर्स में है, ठीक ठाक चलता रहा, अच्छा खासा बेचते रहे, कंपटीशन कुछ था ही नहीं, क्योंकि इंडिया वाज प्रिडोमिनेटली डोमिनेटेड बाय एसीज देन, एंड स्टिल नाउ इट्स डोमिनेटेड बाय द एसीज। तो वो कूलर्स बेचता रहा, बट उनके मन में आ गया कि मैं कूलर बेचता हूँ, क्यों ना मैं दूसरे कंज्यूमर अप्लायंसेस में जाऊं, मैं मिक्सर ग्राइंडर में जाऊं, मैं दूसरे चीज में जाऊं। वहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन था, अपने कोर बिजनेस में कुछ कंपटीशन नहीं था। फिर उनको 2004-5 में जब वो ऑलमोस्ट बैंक करप्ट थे, सब कुछ कर्जा में डूबा हुआ, तब उसको दिमाग में ये आया, क्यों ना मैं जो 14-15 साल पहले किया था उसी चीज को और अच्छे से करूं, ये जितने भी मेरे नॉन कोर चीजें हैं वो सब बेच दूं। तो उसने क्या किया, जितने भी नॉन कोर ये सब मिक्सर ग्राइंडर अप्लायंसेस थे सारे बेच दिए, वही पैसा अपने कोर बिजनेस में डाल दिया, और वही सिंपनी तब का जो था 5000 गुना भाग गया फिर, क्योंकि ही फोकस्ड ऑन हिज कोर, उनको गलती का एहसास हुआ। तो अभी भी ऐसा हो सकता है कि काफी सारे मार्केट में कंपनीज हैं जिनके कोर बिजनेस काफी ठीक ठाक है, कॉज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, डब्ल्यू नॉट वी, डाइवर्सिफिकेशन, वो उनके जो दूसरे सेगमेंट्स हैं उनके रिजल्ट शायद खराब आने लगे। तो अगर आप देखो उसी कंपनी अगर कभी वो बेच देते हैं, वही पैसा कोर में डाल देते हैं, एक तो लॉस मेकिंग यूनिट्स चल जाते हैं तो वैल्यूएशन ऐसे ही बढ़ जाता है, मार्केट को फोकस पसंद है, तब शायद वो सिंपनी का जर्नी शायद और रेप्लिकेट कर पाए। ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो मैं शायद बोलते बोलते अगले साल तक पहुंच जाऊं, क्योंकि मेरा काम ही यही है, ये सब ढूंढ के निकलना। राइट, तो राइट। रेजोनेटिंग एंड ऑब्जर्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मार्केट। आप सब कुछ पढ़ो, जैसे आप टेक्निकल लोग बैक टेस्ट करते हो, वैसे फंडामेंटली भी लोग बैक टेस्ट कर सकते हैं, सीखो क्या पैटर्न था, जो पैटर्न मुझे शायद XYZ में मिला, आगे जाके शायद वही पैटर्न रिपीट हो ABC में। माइंड को खुला रखो, सोचो, जितना आपका माइंड खुला रहेगा उतना ही आगे जाके होएगा। ये दो पैटर्न्स हुआ, एक ऐसा हो सकता है कि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बन चुका है, जो 2-3 कंपनीज चलाते हैं ना, वो बहुत अच्छे तरीके से चलाते, वो एक छोटा मोटा कंपनी एक्वायर कर लेते, तो ऑब्वियस है उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड बना हुआ है, इसी छोटे मोटे कंपनी को भी वो बड़ा बनाएगा, वो भी आप देख सकते हो। तो देयर आर मेनी पैटर्न्स। आपका एडवांसेस पैटर्न में मैंने तो आपको कहा ही, जो मैं नेगेटिव वर्किंग कैपिटल बोलता हूँ, मेरे 2 स्टार्टअप्स हैं जो अच्छे खासे टर्नओवर करते हैं, मेरे खुद के ही कंपनीज है, यही सब सीख के मैं वही चेपा हूँ कि मेरे कंपनी कभी उधार में माल नहीं देगा, और हमेशा एडवांसेस से ही हम पैसा लेंगे और अपने डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर्स को माल देंगे, ना रहेगा डेटर्स ना होंगे डेट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसीलिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ, आज का ये जो सेशन है, आप सब मतलब सवाल आने चाहिए, शायद सवाल आ भी रहे हैं, तो मैं आप लोगों को डिटेल बाद में भेज दूँगा कि वो सवाल ये आ रहे होंगे कि सर की कंपनीज़ कौन-कौन है और कब आने वाले टाइम में वो लिस्ट होने वाली है, ताकि हम लोग आज से ही ना प्राइवेट इक्विटी में उसके अंदर पैसा डाल दें। जिन्हीं का कोई भी सवाल हो तो इफ पॉसिबल चैट बॉक्स में भेजते जाइए, तो हम लोग रिपीट कर देंगे। लेकिन एक सवाल जो अभी आया, बहुत मज़ेदार सवाल आया है, वो सवाल ये आया है कि सर ने सिर्फ इसका बात किया सिम्फनी का, तो सर आप खुद इस चीज को कैसे देखते हैं? आई मीन डाइवर्सिफिकेशन इज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? डाइवर्सिफिकेशन इज डेफिनेटली अ गुड थिंग, बट वन शुडंट बी ओवर डाइवर्सिफाइड जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। बस आपको डाइवर्सिफाई करना है, ये इस धारणा से आप बहुत ज्यादा फैल जाओ मत। काफी सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो 100 स्टॉक्स लेके बैठे, मतलब क्या है, अब शायद उनका पूरा नाम भी नहीं बोल सकते हो, ना आपका एलोकेशन सही रहा, ना आपका वो फोकस। तो ऐसी चीज आपको करना नहीं है, 20-25 स्टॉक्स एट मोस्ट लो, अच्छे से स्टडी करो, ट्रैक करो, फिर पैसा डालो, नहीं तो थोड़ी ना आप स्टैम्प कलेक्टिंग कर रहे हो। एक रिपोर्ट आया है रिलायंस के ऊपर, एंड बड़े हाउस का रिपोर्ट है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। वो रिपोर्ट ये है कि दे आर वरीड अबाउट रिलायंस फॉर देयर डाइवर्सिफिकेशन, एंड दे आर नॉट टेलिंग इट दिस एज अ डाइवर्सिफिकेशन, दे आर टेलिंग इट एज अ ओवर डाइवर्सिफिकेशन। आपका व्यू क्या है? क्या रिलायंस सही में ओवर डाइवर्सिफिकेशन बिजनेस में जा रहा है, या फिर चलता है रिलायंस के लिए ऐसा कुछ भी?
एक तो मैं जिन में बहुत ज्यादा मानता हूँ, बट अगेन मतलब जिन में अनिल अंबानी भी आता है और मुकेश अंबानी भी आता है, तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। बट मुकेश अंबानी इज वन ऑफ द probably finest entrepreneurs of our country, one of the finest capital allocators, एंड वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। वो हर कंपनी में सबको स्टेक बेच बेच के बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया है। वो उन्हीं के पैसे से वो धंधा भी करने वाले हैं, तो प्रोबेबली ही इज सेफ। एंड इंडिया में आज तक ऐसा देखा नहीं गया है कि आप डेट फ्री हो या नियर डेट फ्री हो एंड आप बैंकरप्सी में चले गए। राइट। लास्ट सवाल, और शायद सबके मन में आ रहा होगा कि हम लोग अगर खुद मिड कैप और स्मॉल कैप को अच्छे से आइडेंटिफाई ना कर पाए, तो क्या हम लोग म्यूचुअल फंड का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं क्या, या फॉलो कर सकते हैं क्या, कि कोई और म्यूचुअल फंड कंपनी जो ढूंढ ढूंढ के स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स निकाल रहे हैं फॉर देयर स्कीम, तो उस पर भरोसा करें? और अगर करें तो आपके पास कोई ऐसा एग्जांपल्स या ऐसे कुछ नाम जिनका यस मिड कैप और स्मॉल कैप आपके दिल के बहुत करीब हो? नहीं, क्योंकि इन लोगों का भी एक कॉम्प्लायंस का प्रॉब्लम है, जो अपने लिए एडवांटेज होता है। क्या है कि एज पर रूल एंड जस्ट टू बी कंप्लायंट, उनके एक मार्केट कैप का थ्रेशोल्ड होता है 500 करोड़ या 1000 करोड़। वो चाहते हुए भी उसके नीचे पैसा नहीं डाल सकता, जो हम रिटेल इन्वेस्टर्स डाल सकते हैं। बट फिर भी म्यूचुअल फंड इज अ गुड रूट। जिनके भी ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 5-10 साल से अच्छे हैं, उनको देखना चाहिए एंड उनके पीछे कुछ पैसा डालना चाहिए। दैट कैन प्रोबेबली हेल्प। बट अगेन, अगर किसी को सोते हुए पैसे बनाना है, किसी को अगर सपने में पैसे बनाना है, किसी को अगर बिन कुछ कहीं जाए, बिन कुछ कहीं जो देखे, अपने हिसाब से अपने टेम्परामेंट से अगर पैसे बनाना है, मार्केट में आओ, झांको, देखो, सीखो, एक्सपीरियंस करो। 10 साल दो, 11वीं साल आपका होगा। मेरा लास्ट सवाल लास्ट था, लेकिन आज का सेशन अधूरा रह जाएगा। और आपको ही पता है कि आप कभी भी कहीं पे वेबिनार पे या सेमिनार वर्कशॉप में गए हो और आपसे ये सवाल नहीं पूछा गया कि सर मल्टी बैगर क्या है आपके लिए, और प्लीज कुछ सजेशन है तो बताइए, तो मेरे ख्याल से वो सारे वर्कशॉप्स, वेबिनार्स और सेमिनार सब अधूरे रहते होंगे। तो शायद ये आज का लास्ट सवाल आ रहा है आपके लिए कि कुछ मल्टी बैगर जो आपके दिल दिमाग में है, और अगर है तो आपके लिए मल्टीवर्स क्या है, और कुछ नाम अगर आप हमारे व्यूअर्स को सजेस्ट कर पाए विद द डिस्क्लेमर। मल्टीबैगर्स मेरे लिए ऐसा है जो 100% से ज्यादा रिटर्न दे, या जो मतलब डबल से ज्यादा हो, उसी को मैं मल्टीबैगर मानता हूँ। दूसरे लोगों के किताब में या उनके डिक्शनरी में शायद इसका अलग ही डेफिनेशन आए, बट मेरे लिए तो यही है, एनीथिंग व्हिच गिव्स मी प्रॉफिट ऑफ और व्हिच मोर देन डबल्स माय प्रॉफिट शुड बी कंसीडर्ड एज अ मल्टीबैगर। मैं मेहनत करता हूँ, मैं जोशीला हूँ, मेरे पास एज है, मैं एडवेंचरस हूँ, मेरे पास वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, एंड प्रोबब्ली आई एम रिटायर्ड। क्योंकि अभी तो मैं वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का जो मेरे पास सर्टिफिकेशन था वो भी छोड़ दिया, क्योंकि मैं क्या मेहनत करूं, मेरे पैसा ही मेरे लिए मेहनत करेगा। तो वो काम ही कुछ नहीं है। तो बस यही कंपनी आगे जाके ग्रो करते रहेंगे, मेरा पैसा बढ़ता रहेगा, एंड आई वुड बी पार्ट ऑफ देयर जर्नी। तो उसी से खुशी मिलती है। रिगार्डिंग सजेशंस, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जो फ्री का है, क्योंकि मैं 5-10 मिनट में या 1 घंटे में मैं खुद को बयान नहीं कर सकता, क्योंकि इट्स सो डाइवर्स। तो एक फ्री का चैनल है अरुण स्टॉक गुरु और टेलीग्राम में, उसमें सारा कुछ दिया हुआ है, एंड डेफिनेशन से लेके प्रोसेस से लेके, क्योंकि आई फोकस ऑन द प्रोसेस। अगर आप प्रोसेस में फॉलो करोगे तो आपका कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा। तो वही, किसी कंपनी को लेके क्या होता है कि मैं शायद बोल पाऊं कि अभी ये कंपनी ठीक ठाक है और मैंने लिया है, बट शायद मैं तब ना रहा हूं जब मैं बेच रहा हूं, तो ये लोग क्या होगा कि गड्ढे में आ जाएगा, तो जो मैं नहीं चाहता। तो तभी वो आप टेलीग्राम चैनल में जाके, अगर आपको मतलब जुनून है, अगर आपके पास, अगर आप सीखना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली उस चैनल को ज्वाइन करके पढ़ सकते हो, देख सकते हो, सीख सकते हो। एंड आई विश ऑल ऑफ यू गुड लक। थैंक यू, थैंक यू। और आपका वो टेलीग्राम चैनल ही है जो आज यहाँ तक हम लोगों को लेके आया, और हम लोग बहुत लकी हैं कि आज के इस सेशन के लिए आपने हाँ भरी, क्योंकि आपका जो टेलीग्राम चैनल है ना, सीरियसली बताता हूँ, वो आपके नाम को ही सजेस्ट करता है। अरुण मीन्स सन, अगर सब कोई जानते हैं, और सूरज की तरह ही आप एकदम बेबाक और बोलते हैं ना जिसको, खुल के बोलते हैं, एंड इंस्पिरेशन है। पूरा दुनिया आपके आसपास घूम रहा है, लेकिन अरुण मुखर्जी किसी के आगे पीछे नहीं घूमते हैं और आगे भी नहीं घूमे। इसी विशेष के साथ सर, थैंक्स अ लॉट फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ एडिफिकेशन एकेडमी।
एथ क्लब एंड आलोक भैया ट्रेडिंग डेस्क एंड उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही जगमगाते रहें, सबको इंस्पायर करते रहें और मिड कैप और स्मॉल कैप में हम लोगों को कुछ ऐसे-ऐसे नाम दिखे कि हम लोग आने वाले टाइम में कोई एक वेब सीरीज़ आपके नाम का भी देख पाएँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। Most welcome. Thank you, Alok ji.